We have completed the process of photosynthesis and nutrition in human being. Now the next topic is respiration. Before going to the process of respiration, how the process will take place and what is the life process respiration through which the organism get their energy. We have two activity 6.4 and activity 6.5. What these activity actually says, just go through it. So first of all, 6.4 activity says that when we use a fresh lime water, and in fresh lime water, when we add or breathe out our फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर है, जैसे उस पर हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी सांस है उसको हम छोड़ते हैं किसी ट्यूब के थ्रू, इट लाइम वाटर चेंजेस इट्स कलर एंड बिकम मिल्की. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि लाइम वाटर नॉर्मली कब मिल्की होता है, जब इसमें क्या डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट विल बी फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. दूसरा एक एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि आप फ्रूट जूसेस ले लें और फ्रूट जूस में जो है तो क्या नाम से कि थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दें, ईस्ट मिला दें और उसको रख दें, और इस पूरे सेटअप का जो भी प्रोड्यूस है उसको जो है तो क्या नाम से किस में पास करें, अगेन लाइम वाटर में पास करें. क्या होगा कुछ देर बाद, अगेन दिस लाइम वाटर विल बिकम मिल्की. हमको ये अच्छे से पता है कि लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब लाइम वाटर में क्या मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. व्हाट डज इट मीन्स कि यहाँ पर फ्रूट जूस में जब आपने ईस्ट मिलाया तब क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा, जो लाइम वाटर में मिलकर उसको क्या किया, मिल्की कन्वर्ट किया. ठीक वैसे ही एक्टिविटी यदि 6.4 की मैं बात करूं तो जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि यदि ये लाइम वाटर जब हम सांस छोड़ रहे हैं इसके अंदर, ये लाइम वाटर यदि मिल्की हो रहा है, इसका मतलब है जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें किसकी मात्रा मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है. तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कुल मिलाकर इन दो एक्टिविटी से ये समझ में आ रहा है कि जो हम सांस छोड़ते हैं या जो हमने फूड को कुछ देर रख दिया है ईस्ट में डालकर, या जहाँ कहीं पे भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस आती है वो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है. Now the question arises, what is respiration? So respiration is a process of breakdown of food molecules, breakdown of food. अब आप कहेंगे सर ब्रेकडाउन तो न्यूट्रिशन में हो रहा था, डाइजेशन में भी ब्रेकडाउन हो रहा है, बट डाइजेशन में ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फूड का हो रहा था. किसका ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा था, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट रहा था. यानी कि आप देखेंगे यदि तो यहाँ पहले कार्बोहाइड्रेट था जो टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ. लेकिन मज़ेदार बात यह कि ग्लूकोज या प्रोटीन के फॉर्म में, यदि प्रोटीन होता तो कॉम्प्लेक्स फूड, यदि प्रोटीन है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड. ये कोई भी हमको एनर्जी नहीं दे सकती. और हमने कहा था कि फूड क्या है, एनीथिंग विच गिव्स एनर्जी टू डू वर्क इज नोन एज फूड. तो अब ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड में डाइजेशन की प्रोसेस के बाद टूट तो गया है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है जब तक कि इससे क्या ना मिले, हमको एनर्जी ना मिले. एंड दीज सब्सटेंसेस, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, मैं यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी लिख देता हूँ क्योंकि ये फैट से रिलीज होंगे, यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फैट के. तो ये जो तीनों की तीनों सब्सटेंस हैं, ये तीनों की तीनों एनर्जी नहीं देते. एनर्जी देने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, रेस्पायर होना पड़ेगा, यानी इनको और आगे ब्रेक डाउन होना होगा और ब्रेक होके इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, बट हर बार ये जरूरी भी नहीं है, और अब्सेंस ऑफ गैसेस, दोनों ही केसेस में, अब्सेंस ऑफ गैसेस दोनों ही केसेस में इनका ब्रेकडाउन, सिंपलेस्ट सब्सटेंस का भी ब्रेकडाउन होना फर्दर, सिंपलेस्ट सब्सटेंस, और कन्वर्ट होना कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, या अलग कंडीशन देखेंगे आप तो अल्कोहल के फॉर्म में. तो किसी भी फॉर्म में ब्रेकडाउन होना, और इस ब्रेकडाउन के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना. ये जो प्रोसेस है यानी सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंसेस का फर्दर फिर से डिवाइड होना और डिवाइड होकर ढेर सारी एनर्जी प्रोवाइड करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज respiration. This process is known as
रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? सवाल उठता है रेस्पिरेशन होता कैसा है। तो रेस्पिरेशन आपको दो तरीके का मिलेगा, आइदर रेस्पिरेशन इज एरोबिक और एनारोबिक। अब बात आती है सर ये क्या होता है एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब उस रेस्पिरेशन को हम ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और जब कभी भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब आप 9th-10th क्लास में हैं, इतना आपको आइडिया है कि प्रेजेंस और अब्सेंस का मतलब क्या होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल, डिसोल्यूशन ऑफ द सिंपलेस्ट फूड मटेरियल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द ऑर्गेनिक फॉर्म। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एरोबिक, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एनारोबिक। सो इस तरीके से दो प्रोसेस हो गई। फर्दर रेस्पिरेशन एक तो ये इन प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से हो गया। हालांकि जब हम एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे या इनका हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो कुछ और भी चीज़ें उसमें जुड़ेंगी। फिलहाल हम इतना ध्यान रखते हैं कि एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात आती है रेस्पिरेशन और कैसे डिवाइड किया जा सकता है, रेस्पिरेशन होता कैसे। तो रेस्पिरेशन को यदि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में कहूँ तो रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस आती हैं। सबसे पहला आता है ब्रीदिंग और दूसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा सा शायद आपके बुक में नहीं होगा बट समझना ज़रूरी है कि ब्रीदिंग क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व, एक को बोलते हैं इनहेलेशन और दूसरे को बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये क्या है भैया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रीदिंग में जब आप सांस लेते हैं जिसको आप ब्रीदिंग कहते हैं, जो आप सांस लेते हैं अंदर, ठीक है ना, क्या टेकिंग एयर इनसाइड, याद रखिएगा आप ऑक्सीजन नहीं लेते, आप क्या लेते हैं एयर, टेकिंग एयर इनसाइड लंग्स, ये कहलाता है क्या इनहेलेशन। और एक्सहेलिंग एयर आउटसाइड द लंग, यानी कि सांस लेना इनहेलेशन और सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। याद रखिएगा हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम इनहेलेशन में कहते हैं क्या आप इनहेल कर रहे हैं तो आप कहते हैं ऑक्सीजन। नो, नॉट, वी आर नॉट इनहेलिंग ऑक्सीजन, वी आर इनहेलिंग एवरी एयर पार्टिकल प्रेजेंट सराउंडिंग टू अस। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, उसमें डस्ट भी होगा, उसमें स्मेल पार्टिकल्स भी होंगे। तो सब चीज़ें जो चीज़ें एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो सब हम इनहेल करते हैं। और एक्सेल की जहाँ तक बात है, जो अंदर गया लंग्स में गया, लंग्स में जो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई वो एब्जॉर्ब हो गई, जो कुछ लंग से निकल के जो है तो क्या नाम से एयर में मिक्स होकर आ गई, और बाकी जो बिना काम की चीज़ें अंदर चली गई है इनहेलेशन में वो सब की सब एक्सेल हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। अब आप कहेंगे साहब फिर ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, केवल अंदर गई हवा लंग्स में और लंग्स से बाहर आ गई। एक्चुअली में पूरा प्रोसेस जो है वो होता है कहाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन नाम से ही क्लियर है, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन वो कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले हम मल्टी सेलुलर हैं या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या जो भी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक सेल को अपने काम के हिसाब का जहाँ तक रही बात सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो आप ये ध्यान रखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब भले हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने, जहाँ सिंगल सेल है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल को अपने ज़रूरत की एनर्जी खुद जनरेट करनी होती है। मीन्स ईच एंड एवरी सेल हैज़ देयर ओन पावर बैंक विद देम। हर एक सेल को आप यदि मैं हाथों से लिख रहा हूँ तो मेरी इस उंगली में जितनी भी सेल है उन हर एक सेल को यदि एनर्जी चाहिए लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, हर एक सेल को वो एनर्जी खुद जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये काम होता है हर एक सेल के अंदर। अब बात आती है कि साहब यहाँ तक कैसे, तो ब्लड में मिक्स होकर ये जो एयर जो है वो ब्लड में मिक्स होकर कहाँ तक पहुँच जाती है, हर एक सेल तक पहुँच जाती है। और यहाँ पर मोस्टली 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हालांकि ये शायद आपकी बुक में नहीं है लेकिन बस जानकारी के लिए आप जान जाइए। अब बात आती है कि ये तीनों की तीनों प्रोसेस होती कहाँ है
और इनमें होता क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, हालांकि आपके बुक में नहीं, बट समझने में बहुत आसान हो जाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन की यदि मैं बात करूं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने 3 प्रोसेस बताई। एक तो आप बताइए आपको ग्लाइकोलिसिस, दूसरी बताई मैंने क्रेब्स साइकिल, और तीसरी आगे बताऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जहां तक ग्लाइकोलिसिस की बात है, ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, हालांकि चाहे आप फैटी एसिड ले लें या अमीनो एसिड ले लें, वो भी फाइनली ग्लूकोज में ही टूटेगा। और ग्लूकोज जो है वो जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूटता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। यानी 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है। तो जब एक 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा, मतलब एक ग्लूकोज टूटेगा कितने में, 2 पायरुवेट में टूटेगा। और ये पूरी की पूरी ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, ये कहाँ चलती है, ये प्रोसेस चलती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म। यानी ये पहली प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको। नाउ एक इस पायरुवेट में टूटने के बाद अब आगे इस पायरुवेट को आगे ब्रेक होना है, क्योंकि हमने कहा कि जो सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंसेस हैं वो फाइनली ब्रेक होते हैं और हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो मान लीजिए कि हमारा सिंपलेस्ट फूड क्या था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटा किसमें, पायरुवेट में। प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म में चलती है। अब ये जो पायरुवेट बना है ये इंटर करता है कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। ये याद रखिएगा कि ये पायरुवेट तभी क्रेब्स साइकिल चला पाएगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहाँ पर चलती है, मैट्रिक्स में चलती है। तो ये पायरुवेट जब मैट्रिक्स तक पहुंचेगा तब क्रेब्स साइकिल चलेगी। लेकिन ये पायरुवेट क्रेब मैट्रिक्स में तभी पहुंच पाएगा या एंट्री ले पाएगा जब क्या मौजूद हो, सिस्टम में ऑक्सीजन मौजूद। क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन। व्हेन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली इन सच ए कंडीशन पायरुवेट एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर कौन सी प्रोसेस चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी। इज इट ओके। और यदि अब्सेंस रहा तो ऐसी यदि ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऐसी कंडीशन में ये पायरुवेट मैट्रिक्स तक नहीं पहुंच पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के, और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में ही टूटकर साइटोप्लाज्म में, और यह पायरुवेट को और भी जो टूटना होगा वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, मैट्रिक्स तक नहीं पहुंचेगा। इज इट क्लियर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, यहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये पायरुवेट इंटर कर जाएगा कहां, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां पर कौन सी प्रोसेस चलेगी, दूसरी प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने 3 प्रोसेस बताई थी आपको पहले, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। तो दूसरी वाली प्रोसेस चलेगी क्रेब्स साइकिल। और जब ये प्रोसेस चलती है तो ये पायरुवेट जब एंटर करता है तो क्रेब्स साइकिल, चूंकि साइक्लिक फॉर्म में होती है इसलिए साइकिल कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल में ढेर सारे एनर्जी बंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी बंडल क्या है, NADPH और FADH2। एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि बॉन्ड पेपर की तरह है, एनर्जी बंडल की तरह है। मतलब क्रेब्स साइकिल में जब ये पायरुवेट इंटर करेगा तो कुछ चीजें निकलेंगी जो ढेर सारी एनर्जी अपने अंदर क्या करेंगी, इकट्ठा किए रहेंगे। तो ये एनर्जी बंडल आप यूं समझिए कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ एंट्री करके जब यहाँ काम करता है तो वो ढेर सारे डॉलर कमा लेता है। तो डॉलर क्या है, एक तरीके से एनर्जी बंडल है, ढेर सारा पैसा मिलने वाला। प्रॉब्लम ये है कि इन डॉलर का या इन एनर्जी बंडल्स का कोई यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भारत देश में डॉलर तो कोई यूज होता नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में इन NADPH और FADH2 जो हैं इनका कोई यूज नहीं, तो इनको जो है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ की करेंसी में, इंडियन करेंसी में। जैसे कोई डॉलर लेकर आ जाता है तो क्या करता है, इंडियन रुपया में कन्वर्ट करता है, तब उससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ये एनर्जी बंडल जो है ये जो है तो हमारी बॉडी इनको नहीं समझ पाती। इनको समझने के लिए तीसरी प्रोसेस चलानी पड़ती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। वो मैट्रिक्स में चल रही थी, ये कहाँ चलेगी, मेम्ब्रेन में चलेगी। और ये एनर्जी बंडल फाइनली किस में कन्वर्ट होंगे, ATP में कन्वर्ट होंगे। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हमारा शरीर पहचानता है। तो फाइनली हमने ये देखा कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस।
प्रोसेस कहाँ चलेगी, साइटोप्लाज्म में चलेगी। ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन मौजूद होगा तो इंटर करेगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा तो यहाँ एक प्रोसेस चलेगी, नाम होगा उसका क्या, क्रेब्स साइकिल। जब ये क्रेब्स साइकिल चलेगी तो ये पायरुवेट जो है तो एनर्जी बंडल्स में क्या होगा, टूटेगा। ये एनर्जी बंडल क्या है, NADH FADH2। अब चूंकि ये एनर्जी बंडल हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारा शरीर इनको नहीं समझता, तो इसके लिए इनको हमारे शरीर के समझने लायक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन सिस्टम, और इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है। सो दरअसल ये है हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस। इज देयर एनी डाउट? इसी चीज को यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें जो आपके बुक में है, तो आप देखिए कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि कितना है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये प्रोसेस चलेगी कहाँ, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटेगा किस में, पायरुवेट में। 2 पायरुवेट बनेंगे एक्चुअली में, 3 कार्बन कंपाउंड वाले, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले, प्लस यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। याद रखिएगा ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, अब ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये वो प्रोसेस। तो हमने ये कहा कि अच्छा, मजेदार बात यह है कि ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए साइटोप्लाज्म में किसी तरीके की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये पायरुवेट बन गया, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल होगी जब क्या हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी। सपोज कीजिए अभी हमने 3 स्टेजेस बनाए। पहला है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन नहीं है तब क्या हो। तो यदि ऑक्सीजन नहीं है तो स्वाभाविक है कि ये पायरुवेट खासकर ये ईस्ट में देखने को मिलता है। याद रखिएगा वैसे तो ये है कि ये यदि पायरुवेट तो ये प्रोसेस जो है तो क्या नाम से, ये भी कहाँ चलेगी, फिर ये भी साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। कुल मिला के मामला ये साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक होगा, खासकर ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, ईस्ट में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और ये पायरुवेट टूटेगा किसमें, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यदि ऑक्सीजन नहीं है तब क्या होगा, ईस्ट में जो लोअर ऑर्गेनिज्म है खासकर उनमें ये पायरुवेट टूटता है किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। आप देखिए जो भी आप इडली डोसा बनाने के लिए जो भी आप सामान रखते हैं और उसमें खमीर उठाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वहाँ पर यही होता है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फर्मेंटेशन की एक तरीके से एक वर्ड ही है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि मैं कहूँ तो एक तरीके से पूरी प्रोसेस का नाम ही क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन ही एक्चुअली में जहाँ पर इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और बहुत कम मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जबकि आगे यदि मैं बात करूं तो दूसरा आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात यह है कि यदि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो सीधे सीधे ये कहां चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म से और कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुवेट कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ये टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ढेर सारी मात्रा में एनर्जी। यहां पर अल्कोहल नहीं बनेगा। इज इट क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन ये कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये कहां हो रहा है, एब्सेंस ऑफ सेल, ईस्ट में हो रहा है। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि ह्यूमन सेल में यदि मैं बात करूं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या है, कमी, खासकर किसमें, मसल सेल्स में। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, केवल यदि आप यहाँ समझ लेंगे तो आप अपनी बुक के डायग्राम को देखकर बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। लास्ट में मैं उस बुक में जो डायग्राम है उसका भी एक क्लिप आपको दिखा दूंगा। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो ये मसल सेल में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि ये पायरुवेट टूटेगा किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एग्जाम्पल बता दूं, शायद आपको याद आ जाए। खासकर जो एथलेटिक्स होते हैं, आपने क्रिकेट खूब देखते हैं आप लोग या दौड़ने वालों देखा होगा
क्या होता है कि जब नॉर्मली आपका शरीर जो है वो ग्लूकोज को तोड़ता है पायरुवेट में, पायरुवेट जो है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ढेर सारी एनर्जी देती है। लेकिन जब बहुत आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत तेजी से एनर्जी की जरूरत होती है, और ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की अब्सेंस में मसल सेल जो हैं वो क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करने लगती हैं। और ऐसे में जब ऑक्सीजन की कमी में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बन के लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। यही वो लैक्टिक एसिड है जो मसल्स में डिपॉजिट होके क्रैम्प का फॉर्मेशन करता है, और बाद में जब आप गर्म पानी से या गर्म चीज़ों से जब उसे सेक लेते हैं तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जहाँ ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट यदि ईस्ट में चला, ईस्ट है जहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आ गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, वहां जाके क्रेब्स साइकिल चलाएगा, एनर्जी बंडल बनेंगे, और वो एनर्जी बंडल फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे। यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, तो मसल सेल में तब वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो बाद में जाके जो है तो ठीक होगा। सपोज कीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है। यदि मैं यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन की बात करूँ तो ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा। अब यदि पायरुवेट के पास जब यहाँ पर इस सिस्टम में यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये पायरुवेट इंटर कर जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ ये अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है ये इसका साइटोप्लाज्म जो है इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्स में जो है तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, और बाद में ये जो वॉल्स हैं, ये लेयर्स हैं, जो मेम्ब्रेन है, इनमें जो है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। तो इस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कहलाता है अंदर का जो फ्लूइड है, और बाहर वाली लेयर को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, जहां पर ये प्रोसेस चलेगी। लेकिन यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन में ये पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जहां एनर्जी या एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो 36 से 38 एटीपी के आसपास होता है, वहीं पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या विदाउट ऑक्सीजन वाला है, यहाँ पर केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। So I think this is all over about respiration and cellular respiration. Have a nice day.